मोहन भागवत कौन होते हैं? भारत के मुसलमानों को देश में रहने की इजाजत देने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद के उद्घाटन में सिर्फ हिंदू पुजारी को क्यों ले गए? ईसाई पादरी और मुस्लिम मौलवी को क्यों नहीं? आप सिर्फ एक मखसूस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों के मानने वालों के वजीर आजम नहीं है। मिस्टर मोदी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब आपकी नजर में बराबर होना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के इतिहास के सबसे कमजोर लीडर हैं, जो कांग्रेस पार्टी को नरक में ले जाएंगे। वो उनका कांग्रेस का लीडर है, माशाल्लाह से 50 साल के हो गए भी। ओवैसी जहां लड़ते वहां इनको फायदा हो जाता। अमेठी क्या मेरी रूजा के लड़े थी, तुम हार गए। जब मुसलमानों को उनकी जरूरत थी तब न शरद पवार ने उनका साथ दिया, न उद्धव ठाकरे ने। अखिलेश यादव तो इतने एरोगेंट हैं कि वो कभी बीजेपी को हरा ही नहीं सकते। वो हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं, सेक्युलरिज्म को नहीं। ममता बनर्जी याद रखें कि मुसलमान उनकी जागीर नहीं हैं। हम नहीं भूलेंगे कि ममता बीजेपी की सबसे बड़ी दोस्त रही हैं। दोस्तों, ये लफ्ज हैं असदुद्दीन ओवैसी के। क्या बोलता है बंदा, मंत्र मुग्ध कर देता है बस। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। लच्छेदार जबान। लेकिन क्या इन बयानों से आप ये समझ पाए कि ओवैसी साहब का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन? न मोदी, न योगी, न शाह, न राहुल, न पवार या ठाकरे, न अखिलेश, न ममता। ओवैसी की नजर में इनमें से कुछ मुसलमानों के दुश्मन हैं तो कुछ मुसलमानों से खेल रहे हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि कैसे ओवैसी जिन्ना से भी बड़ा और एक नया मास्टर प्लान बना रहे हैं। डरिए मत, देश के बंटवारे का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये प्लान हिंदू वर्सेस मुसलमान की राजनीति को हवा जरूर देगा और आगे बढ़ाएगा। CAA का कानून किसने बनाया? किसने बनाया? चिचा जरा आप भी तो बोलो। बीजेपी बनाए। ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? UAPA का कानून कौन बनाए? ये मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों, ओवैसी तेलंगाना के चुनाव प्रचार में आग फूंक रहे हैं। मुसलमान वोटर को बता रहे हैं कि मोदी कैसे दुश्मन हैं, तो कांग्रेस भी कैसे विलन ही है, और कैसे दो विलन से मुसलमानों को बचाने वाला एक ही हीरो है, ओवैसी। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन तेलंगाना की पार्टी है, तो वहां ओवैसी जी जान लगा दें तो समझ में आता है। लेकिन वो जनाब तो राजस्थान में भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां सिर्फ 9% मुसलमान बसते हैं। ओवैसी मध्य प्रदेश के चुनाव में भी उतर पड़े हैं, जहां सिर्फ 6.5% मुसलमान रहते हैं। आखिर क्यों दोस्तों? सोचने वाली बात यही है कि कोई भी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। दोस्तों, ओवैसी की एक ख्वाहिश है, वो भारत में मुसलमानों की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं। मुसलमानों की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, उन्हें कुछ पार्टियों के वोट बैंक की तरह न समझा जाए। ओवैसी मुसलमानों की इसी नब्ज को पकड़ना चाहते हैं। तभी राजस्थान में जाकर यहाँ तक कह जाते हैं कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत को जो लोग वोट देते हैं, वो आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता है। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। ओवैसी के महाखेल के दोस्तों दरअसल 4 चेहरे हैं। पहला चेहरा ये कि मुसलमान सियासी अनाथ हैं। ओवैसी हर रैली में ये बात जरूर करते हैं दोस्तों कि भारत देश के मुसलमानों को हर पार्टी ने छला है। वैसे ओवैसी के इस तर्क के पीछे वजह भी हैं। आजादी के बाद से ही दोस्तों कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह जरूर इस्तेमाल किया। वहीं बाबरी मस्जिद के बाद से ही बीजेपी ने मुसलमानों का हव्वा दिखाकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया। मुलायम और मायावती ने
मुसलमानों के रक्षक की छवि बनकर उनके वोट हासिल किए। ओवैसी देश के 17 करोड़ मुसलमानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि तुम अब तक सियासी दुनिया में अनाथ थे और इसीलिए किसी भी पार्टी या नेता ने तुम्हें तुम्हारी जगह नहीं दी। अब वक्त है जब वो जगह छीन लो। ओवैसी और जिन्ना में, जी वही जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान की नींव डाली, मोहम्मद अली जिन्ना। ओवैसी और जिन्ना में यही समानता है दोस्तों। जिन्ना ने भी मुसलमानों के लिए अलग मुल्क इसी दलील के साथ मांगा था कि मुसलमानों की जन्नत वहीं होगी जहां मुसलमान ही रहें। मुसलमानों के ड्रीम लैंड का यही सपना दिखाकर जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। यानी दोस्तों, भले ही ओवैसी खुलकर जिन्ना को ही कोसते रहे हों और कह लें कि जिन्ना ने मुसलमानों का नुकसान किया, लेकिन हकीकत में तो दोस्तों ओवैसी के कदम जिन्ना की सोच की ओर ही जाते दिखते हैं। ओवैसी के महाखेल का एक दूसरा चेहरा भी ऐसा ही है। मुसलमानों, हिंदू पार्टियों से दूर रहो। आपने गौर किया होगा दोस्तों कि ओवैसी किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन या पार्टियों के महागठबंधन में शामिल नहीं होते। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ चुनावी तालमेल भी नहीं करते हैं, क्योंकि ओवैसी अपनी छवि एक ऐसे राष्ट्रीय नेता की बनाना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ है और उनकी चिंता करने वालों के साथ ही काम करेगा। आप देखिए, मोदी को हराने के नारे के साथ 28 पार्टियों का इंडिया अलायंस बन गया, लेकिन ओवैसी उससे दूर रहे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भले ही ओवैसी की पार्टी का कोई कद ना हो, लेकिन चुनाव में जरूर उतरे। यही वजह है दोस्तों कि ओवैसी के लिए बीजेपी तो दुश्मन है ही, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी पूरी दुश्मन है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों औले जौले भाइयां हैं। जैसा कि किताब में तर्जुमा किए मकसूद साहब, कांग्रेस आरएसएस की मां। ठीक यही रणनीति मोहम्मद अली जिन्ना की भी थी दोस्तों। जिन्ना ने इसीलिए कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया और कांग्रेस में शामिल नहीं हुए और मुस्लिम लीग को ही चुना। ये पहली पार्टी थी जिसकी बुनियाद में इस्लाम था। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में भी मुस्लिम लीग का अस्तित्व बना रहा, लेकिन अब केरल या असम में सिमट कर रह गई है ये पार्टी। लेकिन ओवैसी चाहते हैं कि उनकी पार्टी AIMIM पूरे देश में फैल जाए, मुसलमानों की पहली चॉइस बन जाए। एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों के लिए हो, मुसलमानों द्वारा बनाई गई हो और जिसके एजेंडे में मुसलमानों का सियासी कद बढ़ाना ही हो। यही है दोस्तों ओवैसी के महाखेल का तीसरा चेहरा, मुसलमानों की अपनी राष्ट्रीय पार्टी, अपने उम्मीदवार, अपने मुद्दे, अपना गणित और अपना ही जोड़ तोड़। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, तो खुद ब खुद हिंदू वर्सेस मुसलमान का सियासी नैरेटिव सेट होता रहेगा हर चुनाव में। दोस्तों, आपने हिंदुओं के ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन की बातें देखी, लेकिन ओवैसी मुस्लिम ध्रुवीकरण या माइनॉरिटी पोलराइजेशन करना चाहते हैं। यही है उनके महाखेल का चौथा और अंतिम चेहरा, और हर चेहरे के साथ जुड़ा है ओवैसी का इमोशनल कनेक्ट। तो दोस्तों, भले ही आप ओवैसी के भाषण सुन सुनकर सोचते रहे हो कि ये आदमी बीजेपी और कांग्रेस का धुर विरोधी है, लेकिन ये भी समझिए कि ये आदमी हिंदू बना मुसलमान की हवा पर ही अपनी पार्टी को पूरे देश में फैलाना चाहता है। ये मास्टर प्लान सिर्फ 2024 के चुनाव तक का नहीं है, बल्कि आने वाली कई सियासी पीढ़ियां इसमें समा सकती हैं दोस्तों। वैसे भी आज के भारत में राष्ट्रीय मुस्लिम नेता की कमी खटक रही है। एक आध चेहरे जरूर रहे हैं जो मुसलमानों के बीच पहचान बना पाए, गुलाम नबी आजाद हो या आजम खान या बदरुद्दीन अजमल या फिर शफीकुर रहमान बर्क या फिर कश्मीर के कुछ नेता। लेकिन ओवैसी दरअसल जिन्ना का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों कि भारत में दो ही ताकतें हैं, पहली ब्रिटिश साम्राज्यवाद और दूसरी भारतीय राष्ट्रवाद जिसकी कमान कांग्रेस के पास है। उसी वक्त नेहरू को टोका था, किसने? जिन्ना ने, और कहा था कि नहीं, ये गलत है, भारत में एक तीसरी पार्टी भी है और वो है मुसलमान। और जिन्ना की ये बात पत्थर की लकीर साबित हुई दोस्तों। 1945 के चुनाव में
मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मुस्लिम लीग को 87% वोट मिले। वहीं गैर मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस को 91% वोट मिले। यानी ये देश हिंदू मुसलमान में 1945 में ही बट गया था दोस्तों। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी समझा गया तो मुस्लिम लीग को मुसलमानों की। ओवैसी उसी भारत को देख रहे हैं और मुसलमानों की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पार्टी जिसे देश के मुसलमान वोट दें। अगर ऐसा हुआ तो आरएसएस जाहिर सी बात है बड़ी खुशी से बोलेगी कि भाइयों, देश का हिंदू खतरे में है, हिंदुओं एक हो। इसीलिए दोस्तों ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, क्योंकि वो सभी पार्टियों के मुसलमान वोट काटने की कोशिश करते हैं। ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। ये आपका अपना ही चैनल है दोस्तों, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। ये चैनल देखना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यही मिलेगा आपको 2024 चुनाव का सटीक और निर्भीक विश्लेषण। नमस्कार।